क्या हाल चाल बच्चों। एक बार फिर मैं आपका नया लेक्चर लेके आ चुका हूँ। ये शायद हमारा तीसरा लेक्चर होगा लाइफ प्रोसेसेस का। ये एक अच्छा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अब जो हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। जितना आपके सिलेबस में है उन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर होगा आपका। लेकिन जब हम लोग पीछे वाले लेक्चर में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बात कर रहे थे तो उसमें एक पॉइंट छूट गया था, जो आपको शायद अगर आप किताब पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट कार्बन कहाँ से मिलता है प्लांट को? फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन मिल जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से ही कार्बन मिल जाता है प्लांट को। तो प्लांट अपना कार्बन का तो ज़रूरत पूरा कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन उसे कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन हवा में भी है लेकिन हवा से प्लांट को नहीं मिलता। प्लांट नाइट्रोजन ज़मीन से लेता है। ज़मीन से कैसे लेगा? मिट्टी से कैसे लेगा? तो प्लांट नाइट्रोजन नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट के फॉर्म में ज़मीन से खींचेगा। नाइट्राइट यानी NO2 माइनस और नाइट्रेट यानी NO3 माइनस। तो नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट के फॉर्म में ज़मीन से प्लांट नाइट्रोजन खींचता है। ठीक है, तो ये आपके बुक में लिखा होगा नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में। ये पीछे वाले लेक्चर में छूट गया था। अभी हम लोगों का टॉपिक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। देखिए, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और ऐसे न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 4 टाइप में हम लोग बांटेंगे और एक एक टाइप पे डिटेल में स्टडी करेंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है। सबसे पहला टाइप सिम्बायोटिक। ये सारे हेट्रोट्रॉपिक के ही टाइप है, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक। ठीक है, तो इसी पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब मिलके रहना, साथ में रहना। मतलब दो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहता है और एक साथ ही एक दूसरे के काम में हाथ बटाता है, उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइकेंस। लाइकेंस का आपने नाम सुना होगा। लाइकेंस में अलगी और फंजाई दोनों रहता है। अलगी और फंजाई दोनों रहता है, दोनों मिलके लाइकेंस बनाता है। तो अलगी क्या करता है? खाना बनाता है। और फंजाई क्या करता है? तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। ज़मीन से पानी खींचेगा, ज़मीन से न्यूट्रिएंट खींचेगा, हवा से कार्बन खींचेगा और इस सब को मिला करके अलगी को दे देता है। और अलगी इस सब से खाना बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और दोनों बांट लेता है। मतलब दोनों को फायदा है। इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक का ही टाइप है सिम्बायोटिक। इसका एग्जांपल लाइकेंस। दूसरा टाइप है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होता है, खुद कुछ नहीं करेगा, बस दूसरे का बनाया खाना खाएगा और उसे मदद भी नहीं करेगा, उल्टे उसे हार्म भी करता है, नुकसान भी करेगा और उसी के सिर पे बैठ करके उसी का खाना बनाया हुआ खाना खाएगा। इसे बोलते हैं पैरासिटिक और ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा काम करता है उसे बोलते हैं पैरासाइट। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कसकटा। कसकटा आपने सुना होगा, अमरबेल, अमरबेल बोलते हैं उसे। तो अमरबेल आपने देखा होगा, पेड़ों के ऊपर में एक लता क्लिम्बर सा रहता है पेड़ों के ऊपर में, और वो क्या करता है? तो पेड़ जो अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस करके, तो वो खाना खींच के निकाल लेता है और पेट भर लेता है अपना, और निश्चिंत पेड़ के ऊपर में पड़ा रहता है। पेड़ अपना खाना बनाता है, वो खींच लेता है। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि पेड़ सूखता जाता है और अमरबेल फैलता जाता है। अमरबेल तो बच जाता है लेकिन पेड़ ही खत्म हो जाता है। इसका और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारे बॉडी में, या बकरी जो होता है, बकरा, गोट के बॉडी में, डॉग या कॉ के बॉडी में, गाय भैंस के भी बॉडी में होता है एक वर्म्स होता है जिसे टेप वर्म बोलते हैं। टेप वर्म आपने सुना होगा। टेप वर्म हमारे बॉडी में ही होता है, सब में नहीं होता लेकिन किसी किसी में हो जाता है। ये क्या करता है? तो हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में जो खाना डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्टेड खाना को खींच लेता है और अपना पेट भर लेता है। ठीक है, तो ये भी एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन ही है। इसके अलावा आपने सुना होगा या देखा होगा, कुछ जो कुत्ते होते हैं, पालतू कुत्ता या फिर कुछ स्ट्रे डॉग्स, ये आवारा पशु कुत्ता सब जो होता है, तो उसके कानों में देखे होंगे आप, छोटा छोटा कीड़ा लटका होता है कान में। ये गाय के भी कान में, गाय के भी बॉडी पे हो सकते हैं। इसे बोलते हैं टिक्स। ये भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन को दिखाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा लाइस। लाइस जानते हैं ना आप, जिसे लीच भी बोलते हैं। जोंक, जोंक हमारा खून चूसता है और वही खून चूस के उसका पेट भरता है। तो लाइस भी एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। अब आप मुझे बताइए, मॉस्क्यूटो, मच्छर, मच्छर एक पैरासिटिक है या नहीं? मतलब मच्छर एक पैरासाइट है या नहीं?
नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात मच्छर हमारे साथ नहीं रहता, दूसरी बात मच्छर हम पे डिपेंड नहीं है। वो तो जब अंडा देने वाली होती है फीमेल, तभी उन्हें ज़्यादा एनर्जी डाइट वाले भोजन की ज़रूरत होती है, ऐसे भोजन की ज़रूरत होती है जिसमें बहुत एनर्जी हो, इसीलिए वो हमारा खून चूसने आती है। और अगर उसे अंडा नहीं देना तो वो हमारा खून नहीं चूसेगी, वो कुछ पेड़ पौधा का रस पी करके अपना जीवन काटती है। लेकिन एग, जब वो एग डिलीवर करने वाली होती है, अंडा देने वाली होती है, उस दौरान उसे बहुत एनर्जी डाइट की ज़रूरत होती है, तब वो खून चूसने आती है। इसीलिए मच्छर पैरासाइट नहीं है। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन हुए। तीसरे तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसे बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब सड़ा गला पे पलने वाला, जैसे फंजाई। आपने देखा होगा मशरूम, मशरूम क्या एक फंजाई ही है। फंजाई बहुत तरह के होते हैं, कुछ दिखते हैं आँख से, कुछ बड़े होते हैं जो आँखों से दिखते हैं, और कुछ बहुत छोटे होते हैं। जैसे हमारे बॉडी पे कहीं पे रैसेज होता है, रिंग वर्म्स होता है, या मकड़ी दब जाने से जो इन्फेक्शन होता है, वो सब भी फंजाई से ही होता है। अगर हम वो गर्मी में जूता पहनते हैं और जूता खोलते हैं तो पैर के उंगली के बीच में जो वो कटा कटा सा हो जाता है, तो वो भी फंजाई की वजह से ही होता है। ठीक है, तो फंजाई सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दिखाता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मतलब वो सड़ा गला पे पलता है, और वहाँ क्या करेगा, तो वो एंजाइम बाहर निकाल देगा। मतलब अपने बॉडी में खाना को डाइजेस्ट नहीं करता, खाना को अपने बॉडी में डाइजेस्ट नहीं करता, एंजाइम्स बाहर निकाल देता है। मान लीजिए कुछ जमीन में कुछ सड़ा गला हुआ था, कोई ऑर्गेनिज्म था, कोई मान लीजिए एक प्लांट था, पौधा था, पौधा सड़ गया, जमीन में पड़ा हुआ है। फंजाई क्या करेगा, तो उस पर ग्रो करेगा और एंजाइम्स निकाल करके उसी पे एंजाइम छिड़क देगा, और एंजाइम के छिड़कते ही जैसे स्टार्च होता है, स्टार्च टूट करके ग्लूकोज बन जाता है। अब ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा, यही काम है इसका फंजाई का। तो फंजाई सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाता है। ठीक है, और चौथा तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो हम ह्यूमंस, गाय भैंस बकरी करते हैं। हम क्या करते हैं, खाना को खा लेते हैं अंदर, अपने अंदर, और अंदर में डाइजेस्ट करते हैं। एंजाइम्स बाहर नहीं निकालते, एंजाइम्स अंदर में ही निकालते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं। इसे होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ह्यूमंस हो गए, गाय भैंस बकरी, या जो भी जो खाना अंदर लेकर के पचाता है उसे डाइजेस्ट करता है, उसे बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये 4 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। अब हम लोग बात करेंगे कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में। सिंगल सेल यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स। आपने कौन कौन से एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म सुना होगा? आपने बैक्टीरिया सुना होगा, अमोबा सुना होगा, पैरामीशियम सुना होगा। अभी हम लोग अमोबा पे बात करेंगे। अमोबा आपने खूब सुना होगा। अमोबा नॉर्मली आंखों से नहीं दिखता, लेकिन माइक्रोस्कोप लगाने पे दिखता है। तो अमोबा कैसे खाना खाता है, इस बारे में देखिए। अमोबा एक, जैसे आपने कभी पानी के ऊपर में तेल, ऑयल को गिरा दीजिए, ऑयल के गिरते ही पानी के ऊपर में ऑयल फ्लोट करने लगता है। ठीक है, मतलब इरेगुलर शेप में ऑयल फ्लोट करने लगता है, पानी के ऊपर में तैरने लगता है। अमोबा को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, जेली की तरह पानी के ऊपर में तैरता रहता है। ठीक है, तो अमोबा में कोई शेप नहीं होता, फिक्स शेप नहीं होता, वो किसी भी आकार में चले जाएगा, जेली की तरह इधर से पिचक जाएगा, इधर फूल जाएगा, इधर स्वेलिंग होगा, इधर पिचकेगा। ठीक है, तो इसी तरह वो चलता भी है। तो अमोबा जब पानी के सरफेस पे मूव करता है, घूमता है, तो वहाँ पे कोई भी फूड पार्टिकल्स, मान लीजिए मेरा इस उंगली का फूड पार्टिकल, मान लीजिए भोजन है, ये अमोबा इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह अमोबा पानी पे ऐसा करके मूव कर रहा है, और जैसे ही फूड पार्टिकल इससे टकराएगा तो अमोबा फैल जाएगा, इस तरह फैल के फूड को अंदर ले लेगा। देखिए फूड अंदर जा रहा है, अंदर ले लिया और इसे घुमा के घेर लेगा, और घेरने के बाद इसके चारों ओर एक कवर बना देगा, और उसे बोलते हैं फूड वैक्यूल। वैक्यूल का नाम आपने सुना होगा, जब 9th क्लास में आप सेल पढ़े होंगे तो सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा वैक्यूल। बिल्कुल उसी तरह अमोबा एक फूड वैक्यूल बनाता है, भोजन के चारों ओर से एक कवर बना के घेर लेता है भोजन को। ठीक है, और उस कवर के अंदर में बहुत सारे एंजाइम छोड़ करके उस भोजन को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसी को इस तरह बगल ऐसे करके बगल करके निकाल के हटा देता है और खुद आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये अमोबा का काम है। इसके अलावा एक सेल वाले एक और ऑर्गेनिज्म है जो बहुत फेमस है, आपके सिलेबस में है, उसको बोलते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम में पूरे बॉडी से कहीं पे भी नहीं खा सकता। पैरामीशियम में एक मुंह बना होता है, उस माउथ को बोलते हैं गुलेट। ठीक है, जैसे हम लोग, हमारे जो फूड पाइप होते हैं, फूड पाइप के ओपनिंग, जो गला में फूड पाइप खुलता है यहाँ पे, तो उसको भी गुलेट बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह पैरामीशियम में जो माउथ होता है उसको गुलेट बोलते हैं। तो पैरामीशियम के पूरे बॉडी पे सीलिया होता है। सीलिया यानी छोटा छोटा इस तरह पतवार की तरह, जैसे नौ में पतवार से नौ को
आगे पीछे करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसके पूरे बॉडी पे सिलिया होता है और सिलिया छोटा छोटा इस तरह होता है। वो सिलिया ऐसे ऐसे करके पानी को पीछे धकेलता है और पैरामीशियम आगे बढ़ता है और इसी सिलिया की मदद से ये खाना को घुमा करके अपने मुंह के पास ले आता है और उससे निगल लेता है। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए पैरामीशियम का मुंह दिख रहा होगा, यही ओपनिंग जो है ये छेद, इसी को गुलेट बोलते हैं और गुलेट की मदद से वो खाना को निगल लेता है और पेट में डाइजेस्ट करता है और फिर उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स। ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है? अगर मैं आपसे पूछूं ह्यूमन किस तरह का न्यूट्रिशन दिखाता है तो आप सभी बोलेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक मतलब एक साथ खाना को अंदर लेता है और फिर डाइजेशन करता है। तो अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन होता कैसे है, खाना डाइजेस्ट कैसे होता है। खास तौर पे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए ह्यूमन में डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? हमारे माउथ में। और खाना चलता कैसे है? तो पहले हमारे माउथ में जाता है, फिर हमारे ओसोफिगस यानी फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से स्टोमक में जाता है, फिर छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर एनल कैनाल होके एनस होके बाहर निकल जाता है। तो ये सारे रास्ता को एक साथ बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये उसके पार्ट्स हो गए। एलिमेंट्री कैनाल शुरू कहाँ से होता है? माउथ से। माउथ के बाद ओसोफिगस यानी फूड पाइप, फूड पाइप के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली एनल कैनाल होकर के एनस होकर बाहर निकल जाता है खाना। तो ये हो गए एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। ग्लैंड्स कुछ एंजाइम्स निकालते हैं और ये एंजाइम्स हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक है, ये एंजाइम्स डाइजेशन में मदद करता है। तो देखिए जब हम खाना मुंह में लेते हैं तो मुंह में हम चबाते हैं खाना को, इस प्रोसेस को बोलते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मतलब खाना को चबाना। ठीक है, और खाना को चबाने के दौरान सलीवा यानी मुंह में जो लार होता है, लार भी खाना में मिल जाता है। ठीक है, लार भी खाना में मिल जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे मैस्टिकेशन क्या होता है तो आप बोलेंगे मैस्टिकेशन एक प्रोसेस है जिस दौरान हम खाना को मुंह में चबाते हैं और चबाने के दौरान सलीवा भी इसमें मिल जाता है। और सलीवा का क्या क्या काम है? देखिए सबसे पहला काम सलीवा का है कि ये हमारे खाना को सॉफ्ट बनाता है ताकि हम जो खाना को निगलते हैं तो निगलने में आसानी हो। दूसरा काम, सलीवा में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जैसे सेलेब्री एमाइलेज। सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम सलीवा में होते हैं। सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। क्या सारे कार्बोहाइड्रेट को? नहीं, बस स्टार्च को तोड़ता है और स्टार्च को तोड़ करके कुछ हद तक माल्टोज बना देता है। ठीक है, सारे स्टार्च को नहीं तोड़ते लेकिन कुछ हद तक स्टार्च को तोड़ करके माल्टोज बना देता है सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम। और फिर खाना हम लोग अंदर निगल लेते हैं तो खाना चले जाता है अंदर। और सलीवा का एक और काम होता है, इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज मतलब जो कीटाणु को मारता है, जो बैक्टीरिया वायरस को मारता है। तो ये बैक्टीरिया वायरस को भी खत्म करता है सलीवा यानी लार जो हमारे मुंह में होता है। और जब हम खाना अंदर निगल लेते हैं तो ये खाना हमारे फैरिंग्स होकर के हमारे फूड पाइप यानी ओसोफिगस में चला जाता है और ओसोफिगस होकर के हमारे स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक जे आकार का होता है। आप अंग्रेजी में इंग्लिश में जे इस तरह लिखते हैं ना, तो स्टोमक ऐसे जे आकार का ही होता है। तो जे शेप्ड स्टोमक होता है जो ओसोफिगस के बाद होता है यानी फूड पाइप होकर के खाना स्टोमक में जाता है। देखिए स्टोमक में जो खाना का डाइजेशन होता है ना, वो प्रोटीन का डाइजेशन बस होता है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। कैसे होता है? तो स्टोमक में बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं और एंजाइम्स के साथ साथ कुछ केमिकल्स भी निकलते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते हैं। वो डाइल्यूट निकलता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक होता है कि अगर आप अपने हाथ पे हथेली पे थोड़ा सा गिरा लेंगे तो हथेली जल जाएगा और जितना गिराएंगे उतना एसिड नीचे से निकल जाएगा। इतना खतरनाक होता है। तो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं निकलता हमारे बॉडी में, हमारे स्टोमक में, वो डाइल्यूट HCl निकलता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी कई सारे काम है जो आपके बुक में दिया भी हुआ है। 2 काम दिया हुआ है और 2-3 काम के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले स्टोमक में पेट में निकलने वाला एक एंजाइम होता है जिसे पेप्सिनोजेन बोलते हैं। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय है, जो एक्टिव नहीं है, जो काम नहीं करेगा। तो ये जो डाइल्यूट HCl है ये उसको एक्टिवेट करता है। किसको? पेप्सिनोजेन को। पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके उसे पेप्सिन बनाता है। तो अब पेप्सिन काम करेगा। अभी तक पेप्सिनोजेन काम नहीं कर रहा था लेकिन जब HCl इसको एक्टिवेट करेगा पेप्सिनोजेन को, तब पेप्सिनोजेन काम करेगा। ठीक है, और दूसरा काम होता है, दूसरा एसिड के HCl का काम होता है पेट में
एसिडिक इन्वायरमेंट देना। एसिडिक इन्वायरमेंट देने से क्या क्या कई सारे फायदा होंगे। सबसे पहला काम कि एक्टिवेट करता है HCl को, दूसरा काम कि पेट में एसिडिक इन्वायरमेंट देता है, ठीक है, और तीसरा काम कि कई सारे बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में बच चुका था, सेलेब्री एमाइलेज या फिर सेलिवा उसको नहीं मार पाया था, वो बैक्टीरिया को हमारे पेट में खत्म कर दिया जाए। ये काम भी एसिड करता है। एसिड उस बैक्टीरिया को जला करके पेट में ही खत्म कर देता है। तो ये सारे काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारे पेट में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो एंजाइम्स था, ये जो एंजाइम्स है पेप्सिन अब तो एक्टिवेट हो गया, तो पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ करके, सारे प्रोटीन को नहीं पर कुछ हद तक प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टॉन्स बनाएगा और प्रोटियोजेज बनाएगा। मतलब प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में ही स्टार्ट होता है। आप याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है तो आप बोलेंगे माउथ में, क्योंकि सेलेब्री एमाइलेज मुंह में ही खाना स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा था ना। और उसी तरह स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो कौन करता है डाइजेशन? तो यही पेप्सिन हार्मोन करता है। पेप्सिन हार्मोन करता क्या है? तो प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टॉन्स बनाता है और प्रोटियोजेज बनाता है। प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टॉन बनाता है, प्रोटियोजेज बनाता है। आपको इसी तरह बार बार पढ़ना है ताकि याद हो जाए, और एक बार याद हो जाएगा फिर ये तो बहुत आसान टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, लेकिन याद हो तभी। और याद कब होगा? जब आप इसे बार बार पढ़ेंगे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे पढ़ना है आपको नोट्स बनाना है और इसी तरह पढ़ना है, ठीक है। तो ये काम है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर एक बूंद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे हथेली पे डाल दिया जाए तो वो जला करके नीचे निकल जाएगा। लेकिन हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता? हमारे पेट को इसीलिए नहीं जला पाता क्योंकि पेट में म्यूकस निकलता है। म्यूकस मतलब जैसे हमारे नाक में चिपचिपा पानी होता है उसी को म्यूकस बोलते हैं। वही हमारे स्टोमक में भी निकलता है और यही म्यूकस हमें बचाता है, समझे? यही म्यूकस हमें HCl से बचाता है। ये हमारे स्टोमक को अंदर से घेर ले लिया रहता है ताकि बीच में जो HCl है वो म्यूकस को पार करके हमारे स्टोमक को जला न दे, उसे डैमेज न कर दे। लेकिन कभी कुछ गलत खाना खा लेते हैं या फिर कुछ फास्ट फूड हम लोग खाने के चक्कर में कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं या ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना खाते हैं जिस दौरान म्यूकस कम निकलता है और हमें जलन जैसा लगने लगता होगा। इसी को एसिडिटी बोलते हैं। आपने सुना होगा जो एल्डर लोग होते हैं, बच्चे नहीं थोड़े बड़े होते हैं, और उसमें ज़्यादा एसिडिटी होता है। एसिडिटी क्या है? म्यूकस कम निकल रहा है या एसिड ज़्यादा निकल रहा है। दोनों जब बराबर निकलेगा या जितना निकलना चाहिए उतना निकलेगा तब प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो सकता है एसिड ज़्यादा निकले या हो सकता है म्यूकस कम निकले, दोनों केस में आपको जलन लगेगा और इसी को एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। ये खाना का पेट में तो प्रोटीन को जो पचना था वो तो पच गया, डाइजेस्ट हो गया। अब ये खाना हमारे पेट से निकल के, हमारे स्टोमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और आप याद रखिएगा छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन होता है, प्रोटीन का भी, कार्बोहाइड्रेट का भी और लिपिड का भी कंप्लीट डाइजेशन, मतलब पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर वो पचने वाला होगा तभी पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है तो उस दौरान क्या होता है? उस दौरान कई सारे एंजाइम्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जैसे कि स्टोमक वाला एंजाइम सारा एसिडिक पीएच में काम कर रहा था, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिक पीएच में काम करता है। बेसिक पीएच मतलब उसको बेसिक मीडियम चाहिए। तो बेसिक मीडियम कहाँ से आता है? तो बेसिक मीडियम देने के लिए वहाँ पे लीवर से कुछ साल्ट निकलते हैं, जिसे आप जानते होंगे बाइकार्बोनेट होता है। तो लीवर से कुछ साल्ट होते हैं जिसे बाइल सॉल्ट बोलते हैं। बाइल सॉल्ट लीवर से निकल करके हमारे छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में बाइल सॉल्ट का दो काम होता है। सबसे पहला काम वहाँ बेसिक इन्वायरमेंट देना, मतलब पूरा बेसिक माहौल बना देना। बेसिक माहौल मतलब वहाँ पे पीएच बढ़ा देना। बेस का पीएच ज़्यादा होता है ना 7 से, तो पीएच बढ़ा देता है, ये पहला काम है। और दूसरा काम ये कि उस जगह पे जो लिपिड होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिपिड यानी फैट, जो फैट होते हैं फैट को तोड़ देता है और तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा बना देता है। और इसी छोटा टुकड़ा को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, ठीक है। पहले लिपिड बड़ा बड़ा होता है और फिर उसे बाइल सॉल्ट उसको तोड़ करके छोटा छोटा टुकड़ा बना देता है, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, ठीक है। तो ये दो काम है बाइल का जो लीवर से निकलता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकलते हैं और कुछ एंजाइम्स पेनक्रियाज से आते हैं। पेनक्रियाज का आपने नाम सुना होगा। कुछ एंजाइम्स पेनक्रियाज से भी आते हैं और कुछ एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में भी निकलते हैं। तो ये सारे एंजाइम्स में जो एमाइलेज होते हैं, एमाइलेज पेनक्रियाज से भी आते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी निकलता है। तो ये एमाइलेज मिल करके कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह डाइजेस्ट कर देता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना लेता है, ठीक है। तो ये एमाइलेज कहाँ से आते हैं?
ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकलते हैं, जिसे इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में कई सारे एंजाइम्स होते हैं, तो उसमें एमाइलेज भी होता है, और एमाइलेज पेनक्रियाज से भी आता है। तो ये दोनों एमाइलेज मिल करके कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे शुरुआत में सेलेवरी एमाइलेज हमारे माउथ में कुछ हद तक स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज बनाया था, और बाकी स्टार्च जो बचा हुआ स्टार्च है और बचा हुआ जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च हो या माल्टोज हो जो भी हो, सबको तोड़ करके या तो ग्लूकोज बनाएगा या फ्रक्टोज बना लेगा। कहाँ पे? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये काम कौन करता है? तो एमाइलेज करता है। एमाइलेज कहाँ कहाँ से आता है? तो पेनक्रियाज से भी आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी निकलता है। और दूसरा प्रोटीन, कुछ प्रोटीन तो स्टोमक में डाइजेस्ट हो गया था। स्टोमक में डाइजेस्ट होकर क्या बना था? अभी मैंने आपको बताया, स्टोमक में डाइजेस्ट होकर प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज बना था। मतलब स्टोमक में पेप्सिन जो होते हैं एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन्स बनाते हैं और प्रोटियोजेज बनाते हैं, और कुछ प्रोटीन ऐसे ही रह जाता है। तो जो भी है, कुछ प्रोटीन हो गया, पेप्टोन्स हो गया, प्रोटियोजेज, सब अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये सारी चीज़ें हैं। जो प्रोटीन डाइजेस्ट हो पाए पेप्टोन और प्रोटियोजेज में टूट गया था वो भी है अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो प्रोटीन नहीं टूटा था वो भी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है जो पेनक्रियाज से निकल के आता है, उस एंजाइम को बोलते हैं ट्रेप्सिन। ट्रेप्सिन एंजाइम अब ये प्रोटीन को तोड़ेगा और पूरी तरह तोड़ देता है, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ करके अमाइनो एसिड में बदल देता है। ट्रेप्सिन ही नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ एंजाइम निकलते हैं। ट्रेप्सिन तो पेनक्रियाज से आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ प्रोटीन तोड़ने वाले, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। वो दोनों एंजाइम्स मिल करके, ट्रेप्सिन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, ये दोनों एंजाइम्स मिल करके प्रोटीन हो या पेप्टाइड हो या पेप्टॉन्स हो या प्रोटियोजेज हो, सबको पूरी तरह तोड़ करके अमाइनो एसिड बना लेता है। मतलब प्रोटीन का भी पूरी तरह डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आता है लिपिड। लिपिड यानी फैट। फैट का क्या होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से जो निकलता था बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट तो फैट को तोड़ दिया, तोड़ करके छोटा छोटा टुकड़ा बना दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, ठीक है। इमल्सिफिकेशन मतलब छोटा छोटा टुकड़ा बनना, तो लिपिड टूट करके छोटा छोटा टुकड़ा बन गया। इस प्रोसेस को बोलेंगे इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन के बाद पेनक्रियाज से भी कुछ लिपिड निकलते हैं, मतलब लैपेज एंजाइम निकलते हैं जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, और कुछ लैपेज एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकलते हैं। वो दोनों मिल करके इस लिपिड को पूरी तरह डाइजेस्ट कर लेगा। मतलब ये जो छोटा छोटा लिपिड का टुकड़ा बचा है उसको पूरी तरह डाइजेस्ट कर लेगा, और डाइजेस्ट करके क्या बनाएगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। मतलब प्रोटीन टूट करके क्या बना? अमाइनो एसिड। प्रोटीन या फिर प्रोटीन का जो भी पार्शियली डाइजेस्ट, मतलब थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड था, जैसे प्रोटियोजेज हो गए, पेप्टॉन्स हो गए, तो ये सब थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड था। तो ये सब टूट करके क्या बना? अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट जो भी थे वो टूट करके क्या बना? या तो ग्लूकोज बना या फ्रक्टोज बना। लिपिड, लिपिड टूट करके क्या बना? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। मतलब तीनों का पूरी तरह डाइजेशन खत्म हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए आपके बुक में लिखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। तो अब आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के साइज के बारे में, कि किस ऑर्गेनिज्म में स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कितना बड़ा होगा। तो देखिए, जो ऑर्गेनिज्म, जो भी ऐसा जीव होता है जो घास फूस खाता है, समझे, घास फूस यानी ग्रासेज खाता है, ग्रास को खाता है, पेड़ पौधा खाता है, लीव्स खाता है, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, बैल, भैंस, ये सब घास खाता है। तो घास में सेल्यूलोज होता है। आपने पढ़ा होगा प्लांट के सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। तो सेल्यूलोज होता है घास फूस में, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत समय भी लगता है, और बहुत बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो घास फूस खाते हैं जिन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं, हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा होता है। आप याद रखिएगा, हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है। और फिर आते हैं हर्बीवोर्स के बाद कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों खाता है, जिसे ओमनीवोर्स बोलते हैं, जैसे कुत्ता, हम आप और डॉग्स जो होते हैं, ये तो मीट भी खाते हैं और रोटी भी खाते हैं, घास फूस भी खा लेते हैं, साग सब्जी खाते हैं। तो हम लोग तो दोनों खाते हैं। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका साइज मिडिल का होगा, मतलब इंटरमीडिएट साइज होगा, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कार्निवोर्स होते हैं, जो बस मीट खाते हैं, मीट को पचाना बहुत आसान होता है, समझे, मीट को डाइजेस्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि मीट में प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड होगा, उसको पचाना आसान होता है। और क्योंकि वो एक तो स्टोमक में पच जाता है, और जो बचा स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ ही दूर में पच जाता है, इसीलिए मीट को पचाना आसान होता है। और जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव मीट बस खाते हैं उसे कार्निवोर्स बोलते हैं। और कार्निवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत बहुत छोटा होता है, और वो बहुत कम जगह में पूरी तरह डाइजेस्ट कर लेता है खाना, ठीक है। तो छोटी आंत सबसे बड़ा किसका होगा?
हर्बीवोर्स का, मिडिल साइज का किसका होगा, ओमनीवोर्स का, और सबसे छोटा किसका होगा, तो कार्निवोर्स जो मीट खाते हैं। तो ये तो हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज। अब देखिए जिस खाना का स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होना था वो तो पूरी तरह हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेस्टेड खाना को खींच लिया जाएगा। और ये खींचेगा कौन, तो वहाँ पे भिली होते हैं। भिली का नाम सुना है आपने, वहाँ पे छोटा छोटा फिंगर, उंगली की तरह छोटा छोटा इतना इतना होता है। कभी अगर आपने कोई बकरी को देखती या गोट को या किसी भी जीव को, किसी के जीव के इंटेस्टाइन को कभी काटते हुए आपने देखा होगा। जो लोग मटन खाते हैं वो लोग जाके देखते होंगे कि कहीं जहाँ मार्केट में खरीदने जाते हैं तो वहाँ जो उसके इंटेस्टाइन को आप देखिएगा। ये आपका ड्यूटी है, और अगर आप नहीं भी खाते तो भी उनको उनसे रिक्वेस्ट करिएगा, वो आपको दिखाएगा। जब आप इसे आंखों से देखेंगे ना तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। और वो छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब उंगली जैसा बना होता है, इसे बोलते हैं मैक भिली, ठीक है। तो ये छोटा छोटा उंगली जैसा जो बना होता है इसे बोलते हैं भिली। तो भिली के मदद से ये खाना को एब्जॉर्ब करता है। भिली करता क्या है, तो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, समझे। भिली का यही काम है कि वो सरफेस एरिया बहुत बढ़ा देता है, जिस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है। और भिली के सीधा पीछे में, मान लीजिए ये माइक्रोविली इस तरह निकला है, तो इसके सीधा पीछे में खून की नली होती है जिसे ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और ये जो भी खाना को एब्जॉर्ब करेगा, डाइजेस्टेड खाना को, तो उस खाना को एब्जॉर्ब करके सीधा ब्लड में डाल देगा। मतलब ये अमाइनो एसिड को भी एब्जॉर्ब करेगा, फैटी एसिड को भी करेगा, ग्लिसरॉल को भी करेगा, ग्लूकोज को भी करेगा, फ्रैक्टोज को भी करेगा। जिसको भी एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड खाना को एब्जॉर्ब करेगा उसको ब्लड में डाल देगा। और ब्लड के जरिए खाना हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स मतलब पूरे सारे सेल्स में, सारे टिश्यूज को खाना मिल जाएगा, और सारे टिश्यूज एकदम फिर से काम करने लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद जो खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, या फिर नहीं एब्जॉर्ब हो पाया, उस खाना का क्या होगा, वो खाना तो बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता है, तो छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन होगा, और छोटी आंत से खाना जो नहीं एब्जॉर्ब हो पाया वो बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी खींच लिया जाता है, और खाना को लेट्रिन यानी फीकल मैटर यानी स्टूल बना दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि उससे पानी निकाल लिया जाता है, और पानी हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, उपयोग में चल जाता है। पानी खींच के निकाल लिया जाता है, उपयोग में चल जाता है, और बचा जो रह गया उसी को स्टूल बोलते हैं। स्टूल यानी फीकल मैटर, जो हम लोग बाहर निकाल देते हैं। वही स्टूल बड़ी आंत से हमारे एनल कैनाल में आएगा, और एनल कैनाल होके एनस होके बाहर निकल जाएगा। तो एनस के पास एक स्पिंटर होता है। स्पिंटर यानी मान लीजिए कोई पाइप है, उस पाइप को दबा के रखने वाला को स्पिंटर बोलते हैं। तो स्पिंटर हमारे कंट्रोल में होता है, और जब हम चाहते हैं स्पिंटर को डायलेट करते हैं ताकि स्टूल बाहर निकल जाए। तो ये काम होता है। अब मैं एक बार फिर आपको ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है, एंजाइम्स है, इसको पूरी तरह बढ़िया से समझा देता हूँ। वन शॉट मतलब एक बार शॉर्ट में पूरी तरह बताता हूँ, ताकि जो भी कंफ्यूजन आपके मन में अभी तक है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। देखिए, माउथ में जब खाना आता है तो मुंह में क्या होता है, किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में किसका, स्टार्च का। कौन करता है स्टार्च का डाइजेशन, कौन करता है, तो सेलेवरी एमाइलेज। उसे सेलेवरी एमाइलेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सेलिवा में निकलता है। सेलेवरी एमाइलेज उसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, और डाइजेस्ट करके माल्टोज बना देता है, ठीक है। और बाकी किसी को डाइजेस्ट नहीं करता। अब खाना हमारे चला गया ओसोफिगस यानी फूड पाइप होके हमारे पेट में। और याद रखिएगा, फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता, फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता। अब खाना हमारे स्टोमक में चला गया, पेट में, तो पेट में HCl निकलते हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते हैं, साथ में म्यूकस निकलता है, और पेप्सिनोजेन निकलता है। HCl पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके पेप्सिन बनाता है। अब ये पेप्सिन प्रोटीन को कुछ हद तक, सारे प्रोटीन नहीं लेकिन कुछ हद तक प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेज में बदल देता है। तो कुछ प्रोटीन भी स्टोमक में रह जाते हैं, कुछ पेप्टॉन्स रह जाते हैं, कुछ प्रोटियोजेज रह जाते हैं। और ये सारा एसिडिक खाना है ना, क्योंकि स्टोमक में तो HCl की वजह से एसिडिक हो जाता है। ये खाना जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे बेसिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। बेसिक इन्वायरमेंट कौन देता है, तो बाइल देता है। बाइल साल्ट आपने सुना, जो लीवर से निकलता है बाइल साल्ट, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना को बेसिक मीडियम देता है। और बाइल साल्ट का एक और दूसरा काम क्या है, एक काम तो बेसिक pH मेंटेन करता है, और दूसरा काम क्या है कि लिपिड जो होते हैं, फैट को तोड़ करके छोटा छोटा ड्रॉपलेट बना देता है। इसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, मतलब लिपिड को तोड़ करके छोटा छोटा टुकड़ा बना देना। ये काम, दोनों काम होता है बाइल का। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही निकलते हैं, और कुछ एंजाइम्स पेनक्रियाज से भी आते हैं। जैसे पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक अमाइलेज आते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ अमाइलेज निकलते हैं। ये दोनों अमाइलेज मिल करके कार्बोहाइड्रेट जो भी था, जो
थोड़ी बहुत डाइजेस्ट हो भी गया था, जैसे कि स्टार्च थोड़ी बहुत डाइजेस्ट हो करके माल्टोज बन भी गया था। तो और बाकी जो नहीं भी डाइजेस्ट हुआ था सबको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज या फ्रक्टोज बना लेगा। ये काम कौन करेगा? अमाइलेज करेगा। अमाइलेज या तो पेनक्रियाज से भी आते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकलते हैं। दूसरा प्रोटीन, कुछ प्रोटीन भी है, कुछ पेप्टॉन्स भी है, कुछ प्रोटियोजेज भी है। ये तीनों को डाइजेस्ट करेगा ट्रेप्सिन जो पेनक्रियाज से निकल रहे थे, और कुछ एंजाइम्स जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकलते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ये ट्रेप्सिन और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स दोनों मिलकर प्रोटीन हो गए, पेप्टॉन्स हो गए, प्रोटियोजेज हो गए। इन तीनों को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड में बदल देगा। और फिर तीसरा आता है लिपिड को तो बाइल सॉल्ट तोड़ करके छोटा छोटा बना दिया। अब ये टूटा हुआ लिपिड पे लैपेज एंजाइम काम करेगा। लैपेज एंजाइम पेनक्रियाज से भी निकलते हैं और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकलते हैं। ये दोनों लैपेज एंजाइम मिल करके पूरी तरह लिपिड को तोड़ करके डाइजेस्ट कर लेगा और उसे फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल देगा। अब ये सारा डाइजेस्टेड खाना धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्प्शन की सबसे ज़्यादा कौन करवाता है? विली, उसे बोलते हैं विली। तो विली सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करवाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। विली करता क्या है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है। और जो अनडाइजेस्टेड खाना है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में गए और वहाँ पे पानी एब्जॉर्ब कर लिया गया और स्टूल बना दिया गया और स्टूल बाहर निकल जाता है। इजेशन प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो ये हो गया न्यूट्रिशन। देखिए आपकी किताब में एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है। इस एक्टिविटी में बताता है कि आप 2 कप लीजिए, छोटा छोटा शीशा का कप लीजिए, उसमें 10 ग्राम पानी लीजिए और 10 ग्राम पानी में आप जितना ग्राम लेंगे तो 1% उसमें कम से कम 1% स्टार्च होना चाहिए। 1% यानी अगर 10 ग्राम पानी लेते हैं उस दोनों कप में तो 0.1 ग्राम यानी 0.1 ग्राम उसमें स्टार्च दोनों में ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए इसे कंटेनर ए बोलते हैं, इसे कंटेनर बी बोलते हैं। ठीक है, कंटेनर ए में भी पानी लिए और स्टार्च लिए, कंटेनर बी में भी पानी लिए, स्टार्च लिए। कंटेनर ए में हम कुछ सलाइवा डाल देते हैं, सलाइवा यानी लार, मुंह में जो लार बनता है लार को डाल देते हैं कंटेनर ए में, और कंटेनर बी में कुछ भी नहीं डाले, वैसे ही छोड़ दिए। ठीक है, और 20 से 25 मिनट, कम से कम आप 30 मिनट तक छोड़ दीजिए दोनों को। ठीक है, और 30 मिनट बाद आप क्या करिए तो दोनों में कुछ आयोडीन डाल दीजिए। क्यों, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि आयोडीन डालने के बाद स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देता है या फिर डीप ब्लू कलर देता है आयोडीन डालने के बाद। तो अब आपसे पूछा जाता है कि किस दोनों कंटेनर में, कंटेनर ए में और कंटेनर बी में, किस कंटेनर में कलर दिखेगा आपको? डीप ब्लू कलर दिखेगा। ये आपसे पूछा जा रहा है, आप सोच के बताइएगा। इस वीडियो को अभी आप पॉज कीजिए और सोचिएगा किस में ब्लू कलर दिखेगा। तो देखिए कंटेनर ए में हमने सेलिवा डाला था, उसमें स्टार्च भी था और हमने सेलिवा डाला था। सेलिवा में क्या होता है? सेलेब्री एमाइलेज होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट कर लिया। लेकिन कंटेनर बी में हमने सेलिवा नहीं डाला, मतलब उसमें स्टार्च अभी भी है। तो जब कंटेनर ए में और कंटेनर बी में दोनों में आयोडीन डालते हैं तो कलर किस में आएगा? बी में आएगा, क्योंकि बी में अभी भी स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन ए में कलर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ए में स्टार्च अभी प्रेजेंट नहीं है, स्टार्च डाइजेस्ट हो गया। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि ए में कलर नहीं आया, मतलब वहाँ पे स्टार्च नहीं था, स्टार्च डाइजेस्ट हो गया। इससे ये पता चलता है कि हमारे माउथ में जो सेलिवा होता है, लार होता है, लार में एक एंजाइम होता है जिसे सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं, और ये सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, जैसे आपने एक्टिविटी में देखा। अब आपको तो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और इसी टॉपिक में एक और अंतिम टॉपिक बच जाता है, उसे बोलते हैं डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज मतलब दांत का सड़ना। जैसे हम लोग कोई खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं और अच्छा से कुल्ला नहीं करते, या खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते। ब्रश तो नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि दांत घिसता भी तो है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन अच्छा से कुल्ला कीजिए, आप बढ़िया से कुल्ला कीजिए। अगर आप कुल्ला नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो खाना हम खाते हैं, कुछ खाना दांत के बीच में फंसा रह जाता है और उस खाना पे कई सारे बैक्टीरिया उस पे, क्योंकि बैक्टीरिया को वो खाना मिल गया। आप खाना खा के मान लीजिए सो गए, बैक्टीरिया को वो खाना मिल गया, बैक्टीरिया उस खाना को धीरे धीरे डाइजेस्ट करेगा और उसे खा जाएगा। जैसे हम लोग खाना खाने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल देते हैं स्टूल की तरह, बैक्टीरिया कैसे निकालता है? तो बैक्टीरिया जो खाना खाता है उसमें एसिड बनाता है, वो जो वेस्टेज को निकालता है तो एसिड बना के निकालता है। ये एसिड हमारे दांतों को सड़ा देता है और शुरुआत में हमारा दांत सड़ते जाएगा और दांत में जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल जैसे पोटेशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, तो ये पोटेशियम और कैल्शियम वहाँ से हटते जाएगा, क्योंकि एसिड में पोटेशियम कैल्शियम घुल जाता है।
ये आप जानते होंगे कि एसिड में मिनरल्स घुल जाता है और ये बैक्टीरिया हमारे माउथ में एसिड छोड़ता है। एसिड में पोटेशियम, कैल्शियम ये सब घुल जाता है और दांतों को पतला बनाते जाता है, दांत एकदम सॉफ्ट होते जाता है। पहले अगर दांत इतना मजबूत था तो वो पतला होकर सॉफ्ट होकर इतना पतला हो जाता है, ठीक है। तो ये करता है बैक्टीरिया। और इस दौरान क्या होता है कि दांतों में छेद हो जाता है, जगह जगह पे कैविटी बन जाता है और उस कैविटी में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिस दौरान हमारे दांत के जो मांसपेशियां हैं, मसूड़ हैं, तो ये जो मसल है जिसे गम्स बोलते हैं, गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से स्वेलिंग हो जाती है और बहुत दुखता है। और फिर आपको दांत उखड़वाना पड़ता है, हो सकता है इसमें कीड़ा भी लग जाए। तो ये आपकी लापरवाही से ही लगता है। तो अगर हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद बढ़िया से कुल्ला कीजिए ताकि आपका दांत हेल्दी रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे और आगे कम से कम 3 वीडियो और बनाना होगा, जिसमें रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और फिर एक्सक्रीशन के बारे में बात करके ये पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा टफ लगेगा आपको क्योंकि कई सारे एंजाइम्स यहाँ पे आए थे, इसीलिए इस वीडियो को आप देखिए, एक बार नहीं समझ आता है 2 बार देखिए और इसका नोट्स बनाइए और उसे बार बार याद कीजिए, ताकि अगर आपको एक बार याद हो जाएगा तो ये बहुत आसान लगेगा। जैसे मेरे लिए ये बहुत आसान टॉपिक था, इसी तरह आपको भी ये आसान लगेगा।